हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी की क्लास। मैं आपको बता दूं कि मैं मुख्य सेविका का पूरा सिलेबस थ्योरी वाला कंप्लीट कर चुका हूं। अब जब इसमें वीडियो में बना रहा हूं तो इसमें हम उस थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं। वो जो थ्योरी था हमारा पीडीएफ फॉर्म में था। ये जो क्लास हो रही है ये आपको हमारे खुद के नोट्स बने हाथ से, हमारे खुद के नोट्स होंगे, हम उससे पढ़ाएंगे। वो हमारी जो थ्योरी क्लास थी तो इधर उधर से बुक से मैंने बहुत अच्छे से वो भी कवर किया है, लेकिन जो हमारा ये है ये आपका शॉर्ट नोट रहने वाला है। इसको आप पढ़ ले जाएंगे तो आपके इधर उधर क्वेश्चन जो भी बनेंगे सब इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, जो थ्योरी क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। आप देख लीजिएगा, जब थ्योरी क्लास पढ़ लेंगे उसके बाद आप अगर एमसीक्यू हमारी सीरीज, हम साथ में सीरीज भी तो चला रहे हैं, तो अगर आप हमारी सीरीज को पढ़ लेते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो आपको कमांड हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए थ्योरी क्लास को भी अच्छे से देखिए, अच्छे से आप हल्के में मत लीजिए। अभी तो शॉर्ट लिस्ट नहीं आया है, आपको शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। अभी कुछ हमको तो नहीं लगता कि इस साल हो पाएगा। हमको लगता है अब मुख्य सेविका का एग्ज़ाम जो होगा वो अगले साल यानी कि 2023 में होगा, क्योंकि ये आज तो 23 तारीख भी हो गई, 23 नवंबर भी हो गया है। अब कितना दिन बचा है कि शॉर्ट लिस्ट आएगा, तो उसके बाद आपको कैसा होगा। तो हम कह रहे हैं कि आप तैयारी बढ़िया ज़बरदस्त रखिए। हम आपका रिवीजन भी करवा रहे हैं, साथ साथ हम क्या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और फुल लेंथ भी करवा रहे हैं, यानी कि मतलब 100 क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में आना है तो 100 क्वेश्चन भी हम करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो देखेंगे आज क्या है, लिंग की असमानता हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या है, लैंगिक आधार पर महिलाओं एवं पुरुष में भेदभाव ही लैंगिक असमानता कहलाता है। लैंगिक आधार पर यानी लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री में जो भेदभाव होता है उसे हम लैंगिक असमानता कहते हैं, यानी कि लिंग के आधार पर। ठीक है, लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाओं में जो विभेद होता है उसे हम लैंगिक यानी लिंग की असमानता कहते हैं। लिंग एक सामाजिक एवं जैविक तथ्य है। क्या है लिंग? एक, आप देखो आपको ऑप्शन में इससे मिल सकता है कि लिंग क्या है। तो लिंग जो हमारा होता है एक सामाजिक एवं जैविक तथ्य है। अब देखेंगे सामाजिक तथ्य क्या है, समाज द्वारा निर्मित संरचना। जो हमारे सामाजिक तथ्य होता है वो हमारा होता है समाज द्वारा निर्मित संरचना, और जो हमारा जैविक तथ्य होता है वो हमारा जन्म द्वारा निर्मित संरचना, यानी कि जन्म द्वारा जो निर्मित संरचना होती है वो हमारी जैविक संरचना या जैविक तथ्य कहलाती है। हम देखेंगे लैंगिक असमानता के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कहाँ कहाँ हमको लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। जो पहला हमारा क्षेत्र है वो हमारा है सामाजिक क्षेत्र, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक जो हमारी असमानता होती है उसके क्या क्षेत्र हैं। समाज में प्रायः महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना गया है। घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों के लालन पालन तक सीमित है, यानी कि महिलाएं क्या होती हैं समाज में, घर का काम करती हैं, और समाज में जो पुरुष होते हैं वो बाहर का काम करते हैं। महिलाएं घर का सारा काम देखती हैं, झाड़ू पोछा, खाना, बच्चों का ख्याल, बच्चों का पोषण करना, लेकिन पुरुष का भी बाहरी काम होता है, ऑफिस जाना, अनेक प्रकार के काम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सामाजिक क्षेत्र पर हम लिंग के आधार पर उनका काम अलग अलग करते हैं कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम घर का काम करोगे, तुम बाहर का काम करोगे। ठीक है, आप उसको शहर से मत जोड़िएगा। शहर में कुछ औरतें जो होती हैं बाहर भी जॉब करती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो माना जाता है कि मैक्सिमम जो लेडीज़ महिलाएं होती हैं वो घर का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक क्षेत्र में भी कार्यरत महिलाओं और पुरुष के बीच पारिश्रमिक में अंतर है। यानी कि आर्थिक क्षेत्र में जो महिला और पुरुष काम करते हैं श्रमिक के रूप में, उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि लड़की, आप अगर कोई वैकेंसी आती है प्राइवेट जॉब, ठीक है, तो लड़की क्या कर लेगी, 10,000 पे जॉब कर लेगी, लेकिन जो पुरुष होगा वो 10,000 पे नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि रिसेप्शन पे जो लड़कियां होती हैं मैक्सिमम, वो लड़कियां रिसेप्शन पे ही मिलेंगी आपको, क्योंकि वो क्या होंगी, उनका जो वो बहुत सीधी सादी भोली भाली होती हैं। उनको कम पैसे में लोग रख लेते हैं, कम पैसे पर उन्हें जॉब दे देते हैं। लेकिन पुरुष क्या कहेगा कि हम 5,000 पे जॉब नहीं करेंगे, हम 5,000 पर रिसेप्शन पर नहीं बैठेंगे। लेकिन लड़कियां कहती हैं कि हम कोई नहीं, हम बैठ जाएंगे। मतलब क्या है, लड़कियां सस्ती मिल जाती हैं लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, वो कम पैसों में भी काम कर लेती हैं लड़की, लेकिन लड़के कम पैसे में काम नहीं करते हैं। इसलिए एक मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा रहा हूँ। लड़कियां जो होती हैं कम पैसों में काम कर लेती हैं, लड़के नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक हमको मोटा मोटा आपको समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना, ये हमारा मेन मोटो है। नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र। इसमें क्या है, सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हुए समानता का दावा करते हैं। वे ना तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट देते हैं और ना ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति करते हैं। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है, महिलाएं हर जगह पीछे रहती हैं। अगर महिलाओं को टिकट दिया जाता है राजनीतिक क्षेत्र में, तो ना ही दल का कोई प्रमुख
उच्च पद पर नियुक्त होती है। तो ये हमारे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की लिंग की असमानता पे भेद बताया गया है। अब देखेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अक्सर वे अभिनेत्रियों को मुख्य किरदार नहीं समझा जाता। ठीक है, खेल के क्षेत्र में क्या है, खेलों में मिलने वाले पुरस्कार राजपुरुष खिलाड़ियों की बजाय महिलाओं खिलाड़ियों को कम मिलती है। यानी कि खेल में क्या हो गया, अब तो अपने बीसीसीआई का एक वो आ गया है, नया रूल जारी हुआ है कि जितनी फीस क्रिकेट में पुरुष को मिलती थी उतनी ही फीस अब महिलाओं को मिलेगी क्रिकेट में। ठीक है, पहले क्या था, ये पहले कम थी। मान लो अगर पुरुष क्रिकेट खेल रहा है, कोहली मान लो कोहली प्लेयर हैं पुरुष क्रिकेट के, ठीक है, तो वो अगर 20 लाख पाते हैं वनडे का, तो उसमें महिलाओं की टीम में जो से मान लो स्मृति मंधाना है, ठीक, स्मृति मंधाना जो प्लेयर है हमारी इंडियन टीम की, वो मान लो वनडे में 5 लाख रुपये पाती हैं फीस। लेकिन वही जो फीस थी वो विराट कोहली जो हमारे प्लेयर हैं वो पुरुष हैं तो उनको 20 लाख मिलता था। तो क्या हुआ, ये लिंग के आधार पर उनकी सैलरी घटाई और बढ़ाई गई। तो खेल में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं को प्रवेश ही मुश्किल से हो पाता है या उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र के जो समुदाय होते हैं उसमें एक तो महिलाओं को कम प्रवेश बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम होता है। अगर हो भी जाता है तो उसको कम जो हमारे कम वैल्यू वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनमें लगा दिया जाता है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में लिंग की असमानता देखने को मिलती है। अब देखेंगे लैंगिक असमानता के कारण क्या होते हैं। पहला क्या है, पुरुष प्रधान सोच, यानी कि लोगों का यह सोच रहता है कि जो काम पुरुष कर लेगा वो महिला नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं ये बता दूं, आपका जो भारत देश चल रहा है, इस भारत देश जो महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते, इतना तो मान लो। लेकिन लोगों का मानना है कि जो पुरुष कर लेंगे वो महिलाएं नहीं कर पाएंगी। ये गलत धारणा है। इसी कारण हमारे देश में लैंगिक असमानता के कारण बने रहे हैं। देख लीजिए आप भारत देश की क्या है, भारत देश की जो वित्त मंत्री हैं वो हमारी निर्मला सीतारमण, तो क्या है, स्त्री तो है। तो महिला सब कुछ कर सकती है, महिला सब कुछ कर सकती है, पुरुष सब कुछ नहीं कर सकता है। ये मान लीजिए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है, तो सबसे बड़ा देश संभाल रही हैं, बजट ला रही हैं हर साल, तो उनसे अच्छा कोई है, कोई नहीं है। तो महिलाएं जो कर सकती हो पुरुष नहीं कर सकता, ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा ग्रामीण समाज प्रणाली, ग्रामीण समाज में यह है कि घर महिलाओं को पढ़ाया लिखाया कम जाता था, ऑफिस या जॉब करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, घर के काम करें खुश रहें, ये समाज की धारणा है। शिक्षा का अभाव, शिक्षा का जहाँ अभाव होता है वहाँ तमाम प्रकार की दिक्कतें शामिल करने देखने को मिलती हैं। दहेज प्रथा भी हमारा लैंगिक असमानता का कारण होता है, धार्मिक कारण होता है। लड़के की चाह भी लैंगिक असमानता होती है कि लड़के जो लगातार अगर 3-4 लड़कियां हो जाती हैं तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमका एक लड़का हो जाए। तो क्या है, लड़के की चाह में भी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। सामाजिक रूढ़िवादिता आदि, गरीबी और जाति सब मेन फैक्टर होते हैं जो हमारे लैंगिक असमानता के कारण देखने को मिलते हैं, माने जाते हैं। लैंगिक असमानता को कम करने के उपाय अब कैसे हम कम कर सकते हैं। वैधानिक सुधार, स्त्री शिक्षा का प्रसारण की स्त्री को शिक्षा का प्रसार महत्व फैलाव से बताया जाना चाहिए। तीसरा हमारा रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। मातृत्व एवं मौलिक अधिकार, स्त्री संगठनों को प्रोत्साहित या सहायता देना। प्रतीकों के विरुद्ध मोर्चा, स्त्री सशक्तिकरण, ऐसे तमाम प्रकार की सरकार भी योजनाएं लाती है। ग्रामीण समाज में जागरूकता फैला कर, यानी कि जहाँ गाँव में लोग जहाँ पर जागरूकता नहीं है वहाँ पर जागरूकता भी हम फैला सकते हैं, सोच भी बदल सकते हैं लोगों की, और इससे हमारा लैंगिक असमानता में सुधार किया जा सकता है। अब देखेंगे नारी सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं भारत सरकार लेकर आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा, इसमें पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। ये मैंने MCQ टाइप क्वेश्चन एक बार जहाँ पर हम 100 क्वेश्चन करवा रहे थे वहाँ पर एक क्वेश्चन करवाए थे कि बताओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब से स्टार्ट हुई थी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये हमारी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। आप इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सुकन्या समृद्धि योजना। ये हमारी 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी और इसमें क्या था, 10 साल से कम उम्र की लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत योजना, यानी कि 10 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा और शादी के लिए बचत योजना सरकार लेकर आएगी। यही हमारी सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें सिलेंडर मिले थे, वही तो था, वही हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था। यह हमारा 1 मई 2016 को बलिया यूपी से स्टार्ट किया गया था। इसका जो मोटो था हमारा था आर्थिक रूप से कमज़ोर गृहिणियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाना, यानी कि जो स्त्रियां घर में लकड़ी से खाना बनाती थी उनका तो
बीमार तो पहली बात तो बीमार बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ का जो धुआं होगा लकड़ी का उनके शरीर के अंदर जाएगा तो उनको इफेक्ट करेगा और बीमार हो जाएंगी। इससे बचने के लिए सरकार ने जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनको मुफ्त में सिलेंडर देने का वादा किया था। ठीक है, ये इस योजना में था। 1 मई 2016 को ये बलिया उत्तर प्रदेश से ये योजना स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एक है प्रधानमंत्री उजाला योजना, ये हमारी एलईडी संबंधित थी। उजाला और उज्ज्वला में अंतर देख लीजिएगा। उज्ज्वला हमारी गैस सिलेंडर वाली है और ग्राम उजाला योजना जो हमारी थी वो हमारी आरा बिहार से स्टार्ट हुई थी। उसमें एलईडी दी गई थी। जो एलईडी घर पे आप लगाते हैं वो एलईडी आपको पावर हाउस में, बिहार के पावर हाउस में कुछ कम कीमतों में पे मिलती थी। ठीक, प्रधानमंत्री उजाला योजना थी, ये हमारी उज्ज्वला योजना है। ये हमारी गैस सिलेंडर से रिलेटेड है। महिला शक्ति केंद्र की योजना, ये हमारी 2017 में स्टार्ट हुई थी। इसमें इसका मोटो था गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने की योजना लाई गई थी। महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना लाई गई थी। महिला शक्ति केंद्र योजना 2017 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, फ्री सिलाई मशीन योजना। इसमें क्या था, इस योजना 20 से 40 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती थी, यानी कि फ्री सिलाई मशीन योजना। वहाँ पर उनको फ्री में सिलाई मशीन दी जाती थी और इस योजना का जो लाभ ले सकती थी वो हमारी 20 से लेकर 40 साल की जो महिलाएं थी वो आवेदन कर सकती थी। आप इसको भी लिखते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक निःशुल्क सिलाई मशीनें प्रदान की जाएंगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य में लगभग 50,000 से अधिक निःशुल्क जो सिलाई मशीन होती है वो प्रदान की जाएगी। फ्री सिलाई मशीन योजना में ये चीज़ घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हमारा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। इसमें क्या था, ये हमारी 10 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुई। इसका जो उद्देश्य था माता और नवजात शिशु की मृत्यु को रोकना। 100% तक अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं को प्रसव किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना था ये हमारा 10 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ था और इसका जो मेन मोटो था वो था महिला का प्रसव कराना, सुरक्षित प्रसव कराना, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की डेथ ना हो। यही हमारा इस सुरक्षित मतलब मातृत्व, यानी माता और बच्चा दोनों सुरक्षित हो। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना में ये चीज़ देखने को मिलती है हमारी। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें क्या था, एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होती है, 2022 में जारी हुई थी और जो जारी करता है वो हमारा विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है, इसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। आर्थिक विश्व मंच, ये विश्व आर्थिक मंच ये हमारी रिपोर्ट जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें कितने देश टोटल हैं, 156 देश हैं। जो भारत की रैंक थी 2022 में वो हमारी 146वीं रैंक थी 156 में से। 156 में से 146वीं रैंक थी इंडिया की 2022 में। अंतिम स्थान पे जो था हमारा वो अफगानिस्तान था और प्रथम स्थान पे जो था हमारा आइसलैंड था। तो आप क्वेश्चन बना लीजिए कि आर्थिक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच। कुल देश इसमें कितने हैं, 156। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान और भारत का स्थान 146वां था। 2021 में जो भारत की रैंक थी वो हमारी 140 थी 156 रैंक में। अब देखेंगे रिपोर्ट जारी करने के आधार क्या हैं। इसके 4 आधार होते हैं जहां से रिपोर्ट जारी की जाती है। पहला आधार हमारा आर्थिक भागीदारी एवं आकलन, दूसरा हमारा शिक्षा की प्राप्ति, तीसरा हमारा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, एंड डी हमारा है राजनीतिक सशक्तिकरण। यानी कि जो ये रिपोर्ट आती है इसके 4 आधार होते हैं, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, एंड डी हमारा है राजनीतिक सशक्तिकरण। इसके 4 आधार हैं जहाँ से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इन्हीं आधारों पर ये हमारी ग्लोबल गैप इंडेक्स जो जारी की जाती है। अब देखेंगे जनगणना 2011 के, इसमें क्या था, भारत का जो लिंगानुपात था वो हमारा 943 था 1000 संख्या पर। कितना था, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। एक क्वेश्चन मैंने कराया है कि बताओ भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। कितना है, 943। ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में कराया है। देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जब आप थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहाँ दुख होगा, आप डिसमोटिवेट होंगे। इससे अच्छा आप पहली क्लास थ्योरी क्लास पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन आपके सही होंगे, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं।
तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसलिए आपको हम गुजारिश है कि आप पहले थ्योरी क्लास कितनी लंबी जाती है, 15-20 मिनट की क्लास होती है हर क्लास थ्योरी की, आप उसको देख डालिएगा तो अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो थोड़ी ना है, 20 मिनट का वीडियो है, अगर आप 2 की स्पीड में चलाएंगे तो 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सब कुछ अच्छे से देखिए, ठीक है। भारत का जो लिंगानुपात था हमारा 943 था 1000 में, और सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य था वो हमारा था केरल। वहाँ पे जो महिलाएं थी पुरुष पे, और महिलाएं पुरुष पे भारी थी, यानी कि 1000 में से 1084 महिलाएं थी, बाकी 1000 पुरुष थे। लेकिन जो भारत का लिंगानुपात टोटल निकल के आया था वो देखो यहाँ पर, भारत का यानी टोटल भारत का जो लिंगानुपात था वो हमारा 943 था 1000 पुरुषों पे। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य था वो हमारा था केरल। वहाँ पर महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ थी। 943 थे भारत का लिंगानुपात, और केरल का लिंगानुपात जो हमारा था 1084 था 1000 पुरुषों पर, यानी कि वहाँ महिलाएं भारी थी। तीसरा था हमारा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन था, ये हमारा हरियाणा था। हरियाणा में सबसे कम महिलाएं का लिंगानुपात है, वहाँ पर 879 879 महिलाएं थीं 1000 पुरुष पे। तो सबसे कम वाला हरियाणा, सबसे ज़्यादा वाला केरल, और भारत का लिंगानुपात 943। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा और आपको एग्जाम अच्छे से निकल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।